अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुस्तजाब और आप देख रहे हैं लव्स डिजिटल। एशिया कप T20 के 11वें मैच में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त देकर सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया, जबकि एशिया की सो कॉल्ड दूसरी बड़ी टीम अफगानिस्तान इवेंट से बाहर हो गई। बांग्लादेश श्रीलंका के साथ ग्रुप बी में सुपर 4 में जगह बनाने में कामयाब रहा। ग्रुप ए से पाकिस्तान और भारत ने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टकरा पाकिस्तान और भारत का सुपर 4 मरहले में मुकाबला इतवार को होगा। गो के पाकिस्तान को भारत ने ग्रुप स्टेज के मैच में शिकस्त दी थी, ताहम इस मैच की कंट्रोवर्सीज पिछले पूरे हफ्ते में हर जगह से सुर्खियों में रही। हैंडशेक तनाज़े से लेकर मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट की माफ़ी तक एशिया कप तनाज़ात में घिरा रहा, लेकिन अब बाकी चीज़ों से हटकर सब फोकस क्रिकेट पर दोबारा आ गया है। शायकीन क्रिकेट भारत से शिकस्त का बदला उतारने के लिए बेताब हैं। टीम की प्लानिंग क्या होगी, कॉम्बिनेशन क्या होगा, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अहमद नवाज। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो अहमद भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो एशिया की सो कॉल्ड बेस्ट टीम थी, सेकंड बेस्ट टीम थी, उसके साथ क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले तो ये एनालाइज़ करना होगा कि ये टाइटल दिया किसने, और फिर उन साहब के पास जाना होगा और उनसे पूछना होगा कि आपने क्या ऐसा मवाजना किया कि आपको लगा कि एशिया की दूसरी बेस्ट टीम है। बड़ा सिंपल था, हम बहुत अरसे से कहते आ रहे थे कि एक बबल सा बना हुआ है, जिस दिन वो पॉप करेगा तो आपको पता चलेगा कि अफ़गानिस्तान की टीम बिल्कुल ढेर है, और यही हमें देखने को मिला। और ये मैच शायद बहुत पहले ख़त्म हो जाता, वो जो मोहम्मद नबी 5 छक्के लगा गए उसकी वजह से एक वाज़ेह थोड़ा सा रन्स में फ़र्क आ गया, वरना तो ये मैच बहुत पहले ख़त्म हो जाना था। अब एशिया कप का एक दूसरा मरहला शुरू होने लगा है, ठीक है, सुपर 4 का, और उसका पहला मैच जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है 21 सितंबर को। तो उसके अंदर आप पाकिस्तानी टीम से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यार, मैं तो हमेशा जीत एक्सपेक्ट करता हूँ और सारे पाकिस्तानी फैंस भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। असल में थोड़ा सा हमें एनालाइज़ करना पड़ेगा कि अब इस गेम का जो ओनस है या इसके जो स्टेक्स हैं वो बहुत हाई हो चुके हैं। अब ये सिर्फ एक गेम नहीं रही, पहले भी पाकिस्तान इंडिया का मैच बड़ा कांटेदार होता है, लेकिन अब क्योंकि जो इससे पहले हो चुका है उनका हमसे हाथ ना मिलाना, फिर उसके बाद मैच रेफरी वाला सारा वाक़या, उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने जिस तरीके से पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन को बिल्कुल ही पोलिटिसाइज़ कर दिया, सियासत की नज़र कर दिया, तो उसके बाद मेरे ख्याल से पाकिस्तानी प्लेयर्स ये ज़रूर अब समझ बैठे हैं कि ये सिर्फ मैच नहीं रहा, और इसको जीतना सिर्फ जीतना नहीं है, एक पैगाम देना है भारत को, भारत के मीडिया को, भारत की सो कॉल्ड जो एक हिंदुत्वा आइडियोलॉजी है उसको, कि अब ऐसे नहीं चलेगा। तो मेरे ख्याल से क्रिकेट डिप्लोमेसी पे तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी हुई कि आपसे मैच रेफरी ने माजरत भी की और एक इंक्वायरी भी शुरू हुई और आपका मौक़िफ़ जो है उसको माना गया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि ऑन द फील्ड आपको जीतना पड़ेगा। ये बहुत ही मुश्किल टास्क है, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा, इतना आसान नहीं है। हमारी टीम भी मुश्किलात का शिकार है, कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, लड़के थोड़ा सा ज़रा अंडर कॉन्फिडेंट हैं, बट दे विल हैव टू मस्टर अप द करेज। और ये पाकिस्तान टीम ही ऐसी है कि जब आप इनको बिल्कुल दीवार के साथ लगा दें तो ये वहीं से उठते हैं। तो आपके ख्याल में क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिससे हमारी टीम जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो जा सकती है? देखिए, कॉम्बिनेशन तो मोर और लेस यही चलेगा। जो टीम खेली है यूएई के ख़िलाफ़, आई थिंक वो ठीक टीम थी। हारिस रऊफ़ का उसमें बहुत अहम किरदार हो जाएगा। मैं चाहता था वो पिछला जो मैच था इंडिया के ख़िलाफ़ उसमें खेलें, लेकिन वो नहीं खेले, तो मेरा ख़्याल है उनके साथ लाजमी जाएंगे। थोड़ा सा कप्तानी को और तगड़ा करना पड़ेगा। सलमान अली आगा ने बड़े आराम से टॉस के ऊपर आके वो कह देते हैं कि मैं पहले बैटिंग करना चाहता हूँ, लेकिन अब तक जो मैंने मवाजना किया, ये मेरा अपना ज़ाती एनालिसिस है, गलत भी हो सकता है, कि सेकंड हाफ़ का जो एक पार्ट होता है इनिंग्स का, उसमें मुझे लगता है बॉल ज़रा ज़्यादा बेहतर बैट पर आ रही है, तो शायद वो भी उनको एक दफ़ा सोचना पड़ेगा, रीअसेस करें कि शायद पहले बैटिंग करना मेरे लिए या टीम के लिए इतना कारआमद नहीं साबित हो रहा, तो मे बी मुझे इसके बरक्स पहले बॉलिंग करनी चाहिए और थोड़ा सा दिलेर क्रिकेट खेलनी होगी। और दिलेर क्रिकेट का हम जब भी बोलते हैं उसका ये मतलब नहीं होता कि आगे आप नो लुक शॉट या 4-5 छक्के लगा दें, उसका मतलब होता है कैलकुलेटेड इनिंग्स, जिसकी मैं मिसाल आपको पूरे एशिया कप में सबसे बेस्ट हमें ये जो अफ़गानिस्तान श्रीलंका का मैच था इसमें देखने को मिली। अफ़गानिस्तान के पूरे चेस को अगर आप उठा के देखें तो उन्होंने बड़ी सिंपल क्रिकेट खेली है, उन्होंने कोई फैंसी क्रिकेट नहीं खेली, उन्होंने कोई इतने कोशिश नहीं की कि हम 8 या 10 छक्के लगा लें। उन्होंने कहा जी हमने स्कोर चेस करना है, और वही उन्होंने चेस किया, और आप सब ने देखा कि बड़े ही एक काम कंपोज्ड अंदाज में वो आए, स्कोर चेस किया और वो क्वालिफाई कर गए। तो ये आपको सिंपल क्रिकेट खेलनी है सर। पिछले कई मैचों से ओपनिंग के अंदर हमारे कई मसाइल आ रहे हैं, ठीक है, हमारे जो ओपनर्स हैं वो प्रॉपर जो है वो हमें बेस नहीं बना के दे पा रहे।
तो आपके ख्याल में हमें क्या कोई तब्दीलियां लेके आनी चाहिए या फिर कोई और तरीका होना चाहिए इसको हल करने का? बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं समझता। उसकी वजह ये है कि अब आप जिस स्टेज पर आ गए हैं वहाँ पर आप कोई तब्दीली नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ ऐसा करना था तो टूर्नामेंट से पहले करते। आपको ये ज़रूर सोचना पड़ेगा कि इस वक्त आपकी ओपनिंग बहुत रिलाई करती है साइम अयूब के ऊपर, जो कि अब तक नहीं परफॉर्म कर सके बैट के साथ। उनको पूरा कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, कप्तान को बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, कोच को बैठना पड़ेगा, उनसे ज़रा एक ऐसे अंदाज़ में बात करनी पड़ेगी कि वो ये फ़ील करें कि वो कर सकते हैं। देखें, हर प्लेयर का बैड पैच आता है। दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनका रफ़ पैच आया और उनको अभी सिर्फ इस एशिया कप के अंदर 3 मैचेस हुए हैं। तो आई थिंक कि थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस दें, बॉल के साथ वो परफॉर्म कर गए हैं। जिस दिन उनकी जो है वो फॉर्म वापस आ गई, बल्ला उनका बोलना शुरू हो गया, तो आपको वहाँ से रन्स मिलेंगे। साहिबजादा फरहान मेरे ख्याल से बड़े स्मार्ट क्रिकेटर हैं। लोग उनको क्रिटिसाइज़ ज़रूर कर रहे हैं कि उस दिन उन्होंने उस तरह एक्सप्रेसिव नहीं खेला भारत के ख़िलाफ़ जो पिछला मैच था, लेकिन मेरे ख्याल से कि वो बड़े स्मार्ट अंदाज़ में खेले। उस पिच पे आपको वैसी बारी नहीं चाहिए थी जिसकी हमें आदत पड़ गई है। उस पिच पे आपको ऐसी बारी चाहिए थी कि आप आराम से ओवर्स खेलें पूरे, और जहाँ पर आपको ऑड बॉल मिले उस पर आप रन स्कोर करें। हाँ, दूसरे एंड पे उनको साथ नहीं मिला तो इसी वजह से वो ज़्यादा थोड़ा डॉट बॉल्स का प्रेशर उन पे आ गया। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई तब्दीली जो है वो टीम के एक कॉम्बिनेशन के अंदर करनी चाहिए, ख़ास तौर पर ओपनिंग डिपार्टमेंट। तो अहमद भाई, इंटेंट की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इंटेंट है क्या, और पाकिस्तान को क्या इंटेंट जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिससे वो जो है वो कामयाब हो सके। अच्छा, साल 2025 से आपने बड़ा मज़ेदार सवाल पूछ लिया, और 4-5 साल से तो मैं भी ये लफ्ज़ सुन रहा हूँ और मैं भी कोशिश कर रहा था समझने की, और मुझे आज समझ आ गई है। और आज आपके पॉडकास्ट में मैं एक ऐसी बात करके जाऊँगा जो मैंने शायद अभी तक मेन स्ट्रीम टेलीविज़न पे भी ये बात नहीं की। तो मुबारकबाद हो आपको पहले तो। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ जो मैं अब समझ पाया हूँ। ये मेरा ज़ाती एनालिसिस है, मैं फिर कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे जो फ़ील होता है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमारा जो हम इंटेंट बोलते हैं तो उसका जो हमारा एक इंडिकेटर है ना, आप किसी भी चीज़ का इंडिकेटर रखते हैं कि यार मैंने वैसे करना है, मैंने ऐसे करना है। तो हम जब इंटेंट की बात करते हैं तो मुझे लगता है हमारी इंटेंट से मुराद है ग्लेन मैक्सवेल जिस तरह वो खेलते हैं, जॉस बटलर जिस तरह वो खेलते हैं, अभिषेक शर्मा जिस तरह भी खेले, वो हमें लगता है यार वो इंटेंट है। इसी इंटेंट की वजह से आपने बाबर आजम रिजवान को बाहर किया। अब हम ये नहीं समझ पा रहे कि मैक्सवेल जिस तरह की पिचेस पे थ्रू आउट खेलते हैं अपने करियर में ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्या पाकिस्तान में वो पिचेस हैं? जॉस बटलर जिस तरह की पिचेस के ऊपर खेलते हैं, क्या उस तरह की पिचेस पाकिस्तान में हैं? अभिषेक शर्मा जिस तरह की पिचेस पर IPL खेलते हैं, क्या उस तरह की पिचेस पाकिस्तान में हैं? नहीं है। आप उस क्रिकेट से अपना मवाजना कर रहे हैं। अगर आप बिग बैश देखें तो हम अक्सर मजाक में वो कहते थे कि ऐसे लगता है टेप बॉल क्रिकेट हो रही है, उसका पेस इतना तेज़ है गेम का कि बॉल हुआ और छक्का लग गया और 100 मीटर का छक्का, और यही हमने रेप्लिकेट होते हुए डिफरेंट लीग्स में देखा। तो आपका जो इंडिकेटर है वही गलत है। आपको ऐसी पिचेस ही नहीं मिली। मैं खुद क्लब क्रिकेट जितनी खेला हूँ या मैं लोकल क्रिकेट जितनी खेलता हूँ, उसमें हमें ऐसी पिच मिलती नहीं है कि हम फ्रीली खेल सकें। तो आपके कैसे वो प्लेयर्स प्रोड्यूस होंगे? आप अपना मवाजना करके देख लें कि हमारा बड़ा सिंपल है कि जी 130-135 के स्ट्राइक रेट, या जी किसी ने 170 कर दिया डोमेस्टिक में तो हमने उसको फ़ौरन टीम में ले आए। और जो 2 सीनियर प्लेयर थे जिन पे इतनी इन्वेस्टमेंट हुई और अब वो अपनी थोड़ी सी एबिलिटी पे काम करना शुरू हो रहे थे, उनको बाहर कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत नहीं थे, उनको भी इम्प्रूव करना था, लेकिन खुदारा ये मैं हमारे सारे फैंस या जितने क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं या जितने लोग जो हैं वो क्रिकेट के हलकों में बैठे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये इसको आप बड़ा एक स्मार्टली एनालाइज करें। हम वैसी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे जैसी मैक्सवेल खेलता है कि वो अकेले आके ऐसी शॉट्स मार के गेम ख़त्म कर गए, या जैसी क्रिकेट साउथ अफ्रीका जो है जैसी ब्रेविस खेले, हम वैसी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। आपको अगर ऐसे प्लेयर्स प्रोड्यूस करने हैं तो सबसे पहले पिचेस का मयार जो है वो बेहतर करें। ये वो डिबेट है मुस्तजाब जो हम हर दौर में करते हैं, हर चेयरमैन के आने के बाद करते हैं। पिछले चेयरमैन आए, उन्होंने कहा जी मैं ड्रॉप इन विकेट्स लेकर आऊँगा। उससे पिछले आए, उन्होंने कहा जी मैं पिचेस बेहतर करूँगा। बाहर से क्यूरेटर लाया गया, उसने आगे से खाना था। उसके अलावा अगर आप देख लें, वो क्यूरेटर बाद में श्रीलंका चला गया, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या किसी और मुल्क चले गए। उसके बाद अगर आप अब मवाजना करें तो अब थोड़ी सी पिचेस जो हैं उसी फ़लसफ़े के तहत कुछ ग्राउंड्स में लाहौर के अंदर जो है ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ में डाली गई। आपको ये पूरा कल्चर तेज़ करना पड़ेगा। आपको वो पिचेस लेकर आनी पड़ेंगी जहाँ पर एक इक्वल बैलेंस रहे बॉल और बैट के दरमियान। आपको वो क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। आपको आदत बनानी पड़ेगी बाउंसर पे पुल कैसे मारना है। आपको आदत बनानी पड़ेगी एक्स्ट्रा कवर छक्का कैसे लगता है। आपको आदत बनानी पड़ेगी पहली गेंद पे ऑन दी अप सामने कैसे मारना है। उसके लिए एक तो सवाल ये पिचेस का हो गया,
और दूसरा सवाल फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, देखें कंडीशंस बड़ी मैटर करती हैं। आप किस बॉल से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, उसका 15 ओवर्स बाद क्या एक रिएक्शन होता है बॉल का, या वो किस तरह से रिएक्ट करती है कंडीशंस में। उसके बाद तीसरी जो बड़ी चीज़ आ जाती है कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट कितनी कंपेरेटिव है। अगर एक नया अंडर 19 का लड़का आकर 200 रन्स कर रहा है तो मैं बड़ा खुश हूँगा उसने 200 कर दिए, लेकिन मुझे ये भी सोचना है कि क्या उस लेवल की ऑपोजिशन उसने देखी है कि उसको हम इंटरनेशनल क्रिकेट में ड्राफ्ट कर सकें। तो आई थिंक ये इंटेंट का सारा फ़लसफ़ा है, और अगर आज हम ये समझ जाएं तो शायद हमारी आने वाली 4-5 साल की क्रिकेट बेहतर हो जाए। वरना हम यही कोशिश करते रहेंगे कि उनको लेकर आएँ जो 4-5 छक्के मारें और उसके बाद वो अपना बैट जो है वो बगल में दबा के वापस चले जाएँ। उस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं इम्प्रूव होने वाली। तो हमारे आखिरी मैच में सुफियान मुकीम को टीम से ड्रॉप किया गया, और अब जब हमारा अगला मैच जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ है, और वो स्पिन प्लस अटैक जो है वो हमारे साथ उनकी स्ट्रेटजी होगी जिसके साथ वो हमारे साथ खेलेंगे। तो आपके ख्याल में हमें भी उसी स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए और सुफियान को वापस लेके आना चाहिए? बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं सुफियान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उसको भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। उसकी जो पेस है बॉलिंग की वो थोड़ी सी तेज़ है। अगर वो थोड़ा सा अपने आप को और स्लो डाउन करते हैं और थोड़ी सी लेंथ पीछे ड्रैग करते हैं तो मेरे ख्याल से वो बहुत डेंजरस साबित हो सकती है। अभी वो बहुत तेज़ गेंद कर रहे हैं जिसकी वजह से वो पिक हो रहे हैं। तो आई थिंक अगर मुझे उनका मुवाजना करना पड़ेगा, और मैं अगर उस दिन भी यही बात कर रहा था कि, और आई थिंक उमर गुल ने ये बात की कि उनके बेटे को गूगल के थ्रू पता चल गया कि सूर्य कुमार यादव चौथे 5वें स्टंप पे फास्ट बॉलिंग पे वीक है लेकिन पाकिस्तान स्पिनर लगा रहा है। तो ये एक बड़ा ये अजीब सा कमेंट था, लेकिन इसने बड़ी एक डिबेट खोल दी कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए थी। तो आई थिंक आप सबसे पहले ये समझ लें कि पिछले मैच में पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था, पाकिस्तान की कोई स्ट्रैटेजी और गेम प्लान नहीं था। उन्होंने यही ऑरा में वो थे कि हम आएंगे, नई सेंसेशन हैं और वो आते ही हीरो बन जाएंगे और हम जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, आपको पूरा गेम प्लान बनाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अभिषेक शर्मा का एक एरिया है, अगर आप उनके रेंज में बॉल करेंगे आप नहीं बच सकते। एक ही तरीका था कि आप उनको थोड़ा सा क्रैम्प करने की कोशिश करते, पेस होता किसी के पास और वो कोशिश करता कि वो आपको पुल करने जाएं और गेंद खड़ी हो जाए और विकेट मिल सकती थी। सूर्य कुमार यादव को चौथे 5वें स्टंप पे तेज़ गेंद की जाती तो वो आउट हो सकते थे। तो आई थिंक इन चीज़ों से थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। पाकिस्तान को टैक्टिकली अपने आप को इम्प्रूव करना है। देखें, एक बड़ा ईजी कंपैरिजन किया साबिक पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर शोएब अख्तर ने। उन्होंने कहा हार्दिक पांड्या, फ़हीम अशरफ लगभग एक ही पेस पे बॉल करते हैं, तो इतना फ़र्क क्यों है? फ़र्क इसलिए है कि फ़र्क यहाँ से है। हार्दिक पांड्या सोचते हैं हर बॉल पे कि मैंने आउट करने जाना है, वेरिएशन लेकर आ रहे हैं, बाउंसर मार रहे हैं, स्लो बाउंसर मार रहे हैं, यॉर्कर पे चले जाएंगे, कटर्स इस्तेमाल करेंगे, और उनका एक ही एक मौक़िफ़ है कि जी मैंने आउट करना है, मैंने मैच जिताना है, चाहे वो बैट के साथ हो, बॉल के साथ हो या फील्डिंग के साथ हो। हमारे लोग बहुत वन डायमेंशनल है, आएंगे 4 ओवर्स करेंगे, बस 4 ओवर्स करने हैं, विकेट टू विकेट बॉल करनी है, 4 ओवर्स करने हैं। तो आपको आउट स्मार्ट करना पड़ेगा ऑपोजिशन को। देखिए, आप इस चीज़ को मान लें कि उनका स्ट्रक्चर क्रिकेट का हमसे बहुत बेहतर है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर है, उनका अंडर 19 का लड़का हम पे भारी पड़ जाता है, लेकिन एक ही तरीका उनको हराने का कि उनको आप टैक्टिकली कैसे आउट स्मार्ट करते हैं। जब माइक हैसम आए थे तो पूरे पाकिस्तान में बल्ले बल्ले हो गई थी। वो इसलिए हुई थी कि जी टैक्टिकली बड़े स्ट्रॉन्ग कोच हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड को ऐसे कर दिया और टैक्टिक्स इनके हैं। तो मुझे तो कोई टैक्टिक्स नज़र नहीं आए। तो मैं देखें, सुफियान को खिलाएं ना खिलाएं, हारिस को खिलाएं ना खिलाएं, आप जिसको भी खिलाते हैं आपको गेम प्लान टैक्टिकली इतना अच्छा रखना पड़ेगा कि इंडिया आउट स्मार्ट हो जाए कि हमारे साथ ये हुआ कि आई थिंक ये टोटल गेम का फ़र्क पड़ेगा। लास्ट मैच के बाद पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा ने कहा कि हमारी मिडल लाइन जो है बैट्समैन की वो काम नहीं कर रही, तो हमारी तो बैटिंग काम ही नहीं कर रही, शाहीन शाह अफरीदी जो है वो हमारा स्कोर कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में सलमान अली आगा की स्टेटमेंट सही थी कि गलत थी? अच्छा, ये सवाल नहीं, ये शरारत की आपने ये शरारती सवाल था। अच्छा, सबसे पहले ये मैं भी हैरान हुआ हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी का जो मजाक बन रहा था ना कि वो कहते हैं मैं प्रॉपर ऑलराउंडर हूँ जी, उन्होंने बता दिया कि मैं हूँ प्रॉपर ऑलराउंडर। और मिसबा भाई ने बड़ा ज़बरदस्त कहा, उन्होंने कहा कप्तान कह रहा है मिडल ऑर्डर नहीं चल रहा, हमारी तो बिस्मिल्लाह ही ठीक नहीं हो रही। तो वो बड़ा सिंपल है, बैटिंग स्ट्रगल कर रही है और ये आज से नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख उठा के देख लें। मैंने किसी को पहले भी ये बात बोली थी, मैं आज फिर दोहराता हूँ कि पहले आपकी बैटिंग इसलिए छुप जाती थी कि आपके पास इतने ज़बरदस्त बॉलर्स थे, वसीम अकरम, वकार यूनुस, सिकलैन मुश्ताक अहमद, उसके बाद आप सईद अजमल पर चले गए, अब्दुर्रहमान आए, वो एक ऐसा ऑरा बन गया बॉलिंग का कि आप लो टोटल्स भी डिफेंड कर रहे थे। लेकिन अब ये सब एक्सपोज होना शुरू हो गया, तो बैटिंग का बहुत बड़ा फुकदान है पाकिस्तान में। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये बैटर्स बुरे हैं,
मसला ये है कि जैसे कि मैंने आपको कहा टेक्निकल एबिलिटी नहीं है, वो एक ही सोच के साथ अंदर जा रहे हैं कि बस मारना है, छक्के चौके लगेंगे, हम मैच जीत जाएंगे। मैं आपको बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूँ, मैंने भी जो अपनी ज़िंदगी में क्रिकेट खेली है, मुझे शायद मेरे अपने टीममेट्स ने भी आवाज़ें मारी होंगी कि किस तरह खेल रहे हो, लेकिन आपको सिचुएशन असेस करनी पड़ती है। हमारे सिर्फ बैटर्स नहीं, हमारी पूरी टीम और बशमूल कप्तान का ये मसला है कि वो मैच अवेयरनेस नहीं आ रही उनको कि भाई मैच का टेम्पो क्या चल रहा है, किस तरह खेलना है। मैं एक बड़ी ज़बरदस्त आपको मिसाल देता हूँ। विराट कोहली ने एक बात की, उन्होंने कहा पावर प्ले जब अगर ख़त्म होता है या पावर प्ले के बाद भी अगर 5-6 ओवर गुजरते हैं और मैंने बाउंड्री नहीं लगाई, लेकिन आप होता है अगर आपकी 2 बॉलों पे 3 बॉलों पे बाउंड्री नहीं लगी तो एज अ बैटर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसी में आप आउट हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा मैं ये करता हूँ कि मैं उस वक्त स्कोर बोर्ड को देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि यार अगर 6 में 40 स्कोर है और बाउंड्री नहीं भी लग रही तो टारगेट तो अचीव हो गया, तो कोई मसला नहीं, मिल जाएगी बाउंड्री। तो बड़े क्रिकेटर्स ऐसे सोचते हैं, हमारे सोचते हैं कि नहीं 5 नहीं 6 बाउंड्रीज मारनी है, सिंगल तो लेना ही नहीं। तो आप पाकिस्तान की क्रिकेट उठाकर देख लें, आपकी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक ही नहीं है। आप अगर वो क्रिकेट खेल लें जो इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में चाहिए, देखें अगर ऑस्ट्रेलिया होता तो मैं कहता आप ऑन दी आप शॉट्स मारें, यहाँ पे आप स्ट्राइक रोटेट करें यार, आप कोशिश करें 4-5 रन आप एक ओवर में इतने तो बना ही लेंगे ना, एक्स्ट्राज आ जाएंगे, कुछ बाउंड्रीज लग जाएंगी। तो अगर आप 5 रन भी बनाते हैं एक ओवर में, सिंपल सी बात है, एक आधी बाउंड्री आपको मिल जाती है, कुछ एक्स्ट्राज होते हैं, 7-8 रन आप आराम से ओवर में कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से 170-180 बहुत अच्छा स्कोर है इन पिचेस पे। तो आई थिंक ये थोड़ा सा अगर कर लेते हैं, इंक्लूडिंग कप्तान, वो भी मुझे लगता है ओवर एग्रेसिव खेल रहे हैं, वो शायद ट्राई सीरीज समझ रहे हैं, दोबारा से वही रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं। ऐसे नहीं होगा, अगले पूरी तैयारी के साथ आपके खिलाफ आते हैं, उनको पता है आपको आउट कहाँ पे करना है। फिर मैं दोहराऊंगा, उनको टैक्टिकली आउट स्मार्ट करें, आप वो क्रिकेट खेलें, आप उनको विकेट ना दें। आप देखें बॉलर को आप विकेट नहीं देंगे ना, वो आपको फ्रस्ट्रेशन में फीड कर देगा, बॉल आप मार देंगे उसको। हाँ, अगर आप उसको विकेट दे देंगे तो फिर तो उसको पता है कि यार मुझे बाउंड्री भी इसके बाद पड़ेगी। देखें बुमराह को छक्का पड़ा, कोई मसला नहीं था, उनको पता था आउट हो रहे हैं दूसरे एंड से, कोई फ़र्क नहीं पड़ा भारत को। तो थोड़ा सा टैक्टिकली अपने आप को ज़रा स्मार्ट करें, गेम अवेयरनेस, मैच अवेयरनेस लेकर आएँ और रोटेट करें स्ट्राइक को एज बैटर्स। और दिस इज़ दी ओनली वे। ओपनर से भी ये ना एक्सपेक्ट करें कि वो आते ही आपको 6 ओवरों में 100 बना देंगे। आप उनको कहें कि भाई आप पावर प्ले में विकेट ना दें, हमें 40-50 रन कर दें, सिंपल क्रिकेट खेलें, बिल्कुल दैट इज़ द की टू सक्सेस। तो आखिर में अहमद भाई, अब 21 सितंबर को एक बहुत बड़ा टाकरा है, ठीक है, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करे तो उसको कितने रन्स का जो है वो हदफ देना चाहिए, और अगर इंडिया बैटिंग करे तो हमें उन्हें कितने में रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि हम जो है वो मैच जीत सकें? ये ऐसे मैच होते हैं जिसमें आप दुआ करते हो हम टॉस हार ही जाएं तो बेहतर है तो ना फैसला करना पड़े और ना हमारे पे ओनस है। लेकिन आई थिंक बड़ा सिंपल है, अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो आपको 160-70 करना पड़ेगा, 170 तो मिनिमम करना पड़ेगा। आई थिंक अगर 170 कर जाते हैं आप मैच जीत जाएंगे। और अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो फिर मैं 20 रन और कम कर दूंगा, फिर आप कोशिश करें 150-160 तक उनको रखें, तब आप चेस कर सकते हैं, क्योंकि वो आखिरी जो 10-20 रन होंगे वो फ़र्क डाल देंगे। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग डेप्थ में बहुत बेहतर करनी पड़ेगी। वो ना हो कि आखिरी आप शुरू में 15 ओवर अच्छे कर दें, आखिरी 5 में 50 कंसीड करके तो आपका काम हो गया। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर लें, सिचुएशन बहुत बेहतर हो जाएगी। और अगर पहले बैटिंग करते हैं तो खुदारा, इवन मैं, हसन नवाज़, ये सब जो हैं ये हमारे प्लेयर्स हैं, हम इनको ओन करते हैं और यंगस्टर्स हैं, इनको पूरी तरह बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इवन मैं साबिक क्रिकेटर्स जो बहुत तनकीद कर रहे हैं कि इन बच्चों को बहुत चांसेस दिए गए हैं, तो उन साबिक क्रिकेटर्स को भी इतने ही चांसेस मिले हैं, थोड़ा सा सपोर्ट करें इनको। उनसे भी मेरी, इन क्रिकेटर्स से भी यही उम्मीद है जो टीम में है कि आप नॉर्मल क्रिकेट खेलें। हसन नवाज़ से भी मेरी यही उम्मीद है, भाई जाते ही ना मारो छक्का, अपने बॉलर्स पिक करो, नहीं लगेगा जसप्रीत बुमराह को तो किसी और को मार लोगे। अगर यादव को देखकर खेल लोगे, 2 बाउंड्रीज चौकों पे लग जाएंगी, चौके और छक्के में सिर्फ 2 रन का फ़र्क होता है। तो आई थिंक फ़र्क पड़ जाएगा। बट आई थिंक इफ़ यू बैट फर्स्ट गेट 170, इफ़ यू बॉलिंग फर्स्ट 160, नथिंग मोर देन दैट। चलिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट अहमद भाई। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ प्लेजर। ये थे हमारे साथ अहमद नवाज़। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए फॉलो कीजिए लव्स डिजिटल।